Hello everyone, welcome to the channel. In today's video lecture, we will discuss BA Semester 2 examination paper of 2023. आज हम आपके बी कानपुर यूनिवर्सिटी CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर का BA सेमेस्टर 2 का सोशियोलॉजी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिस पेपर का टाइटल है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। आपकी क्वेश्चन बुकलेट पे एक नंबर सीरीज़ दी होती है जो कि आपको आपके OMR में फिल करनी होती है। पेपर कोड मेंशन होता है, वो भी आपको OMR में अपना फिल करना होता है। हर एक पेपर का अपना एक कोड होता है, सारे पेपर में आपको डिफरेंट कोड मिलेंगी। हमारे ये सोशियोलॉजी के पेपर का कोड है A070201T। क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज़ ये A है। जनरली 4 सीरीज़ बनती हैं, ये A सीरीज़ है तो B, C और D सीरीज़ होंगी पेपर की। क्वेश्चन सेम होते हैं बट उनके नंबर्स अलग होते हैं। हो सकता है A सीरीज़ में आपको जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट नंबर पे हो और वही B सीरीज़ में वो 10th पे या 20 नंबर पे भी वही सेम क्वेश्चन होगा, तो वो जम्बल्ड कर दिए जाते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप ज़रूर से पढ़ लीजिए। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमेशा इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम स्टार्ट कीजिए। टाइम जो है वो 1.5 आवर का था। मार्क्स जो है वो 75 मार्क्स का एग्ज़ाम है। आपको पता है कि 25 मार्क्स इंटरनल होते हैं जो आपको कॉलेज से देने हैं। उसके लिए आपको हर एक कॉलेज के अलग नॉर्म्स हैं, उसके बेसिस पे काम करने होते हैं, असाइनमेंट एंड मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम एंड ऑल। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, डू नॉट ओपन द बुकलेट अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू सो। आपको ये जो बुकलेट मिली है इसको तब तक ओपन नहीं करना है जब तक कि आपको कहा ना जाए। इसमें एक सील होगी, ये आपको तभी ओपन करनी है जब आपको सील ओपन करने का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। सेकंड जो इसका इंस्ट्रक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द बुकलेट कंटेन्स 100 क्वेश्चन, एग्जामिनर इज रिक्वायर्ड टू आंसर 75 क्वेश्चन इन द OMR आंसर शीट प्रोवाइडेड नॉट इन द क्वेश्चन बुकलेट। ऑल क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क्स। तो ये जो आपको बुकलेट मिली हुई है इसमें है तो 100 क्वेश्चन बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 75। आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन करने हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जब आप बुकलेट को ओपन करें तो आप उसको एक बार चेकआउट कर लें पहले क्लियरली कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आपको सेकंड जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है उसमें दिया भी हुआ है कि एग्जामिनी द बुकलेट एंड द OMR आंसर शीट को वो क्लियरफुली चेक कर लें। उसमें अगर कोई भी फॉल्ट उसे मिल रहा है, कोई मिसिंग पेपर है, कोई डुप्लीकेट पेजेस है, तो इसके लिए इमीडिएटली उसको रिप्लेस कर सकता है। आफ्टर सम टाइम, मतलब हाफ एन आवर बाद आप देख रहे हो, 1 घंटे बाद अगर उसे देख रहे हो तो फिर वो रिप्लेस नहीं होगी। तो उससे पहले ही आप उसको पूरा चेकआउट कर लें। उसके बाद आप क्वेश्चंस को जब देखते हैं तो क्वेश्चंस को रीड आउट कर लें। एक बार आप पूरे पेपर के क्वेश्चन को रीड आउट कर लें, उसमें मुश्किल से आपको 10 to 15 मिनट्स लगेंगे और उसमें आप वो जो 75 क्वेश्चन आपको करने हैं उसमें से आपको 25 क्वेश्चन जो नहीं करने हैं उन्हें पहले इलेक्ट कर लीजिए। जब आप 25 क्वेश्चंस को पहले इलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास फ्रेश 75 क्वेश्चन होंगे जिन्हें कि आपको अटैम्प्ट करना है। वो 25 क्वेश्चन जिनका आपको कोई आइडिया नहीं है उन्हें आप पहले ही इलेक्ट कर लीजिए, कि जिन क्वेश्चन का आपको कोई आइडिया नहीं है उनको करने का कोई मतलब नहीं। वो 75 क्वेश्चंस को निकाल लीजिए। जिनका आपको डाउट है उनमें भी आप एक बार गेस कर सकते हो, बट जिनका आपको आइडिया नहीं है वो तो गलत हो जाएंगे, इसलिए 25 क्वेश्चन को आप पहले ही इलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है, ये जो इंस्ट्रक्शन है उसमें दिया है 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आर मेंशन्ड फॉर ईच क्वेश्चन। जो भी आपकी क्वेश्चन बुकलेट है इसमें हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है ABCD। उसमें से जो भी ऑप्शन राइट है आपको उसमें से एक राइट ऑप्शन को बुकलेट में मार्क करना है और आपको OMR में उसी के अकॉर्डिंग उसको फिल करना है। आपको इसके साथ एक आंसर बुकलेट मिलेगी जो कि आपकी OMR शीट होगी। उसमें आपको सारे आंसर्स के नंबर दिए होंगे, वहाँ पे आपको फिल करना है। ये इंस्ट्रक्शंस हर पेपर में क्लियरली पढ़ लीजिए। हो सकता है कुछ में भी चेंज हो, पर ये पुराना पैटर्न अभी तक जो चल रहा है वो यही है, 75 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप ज़्यादा कर देते हैं तो आपका लॉस होगा, क्योंकि ये जो OMR है ये आपकी कंप्यूटराइज्ड चेक होती है, इनका करेक्शन कंप्यूटराइज्ड होता है, तो आपका लॉस होगा। अगर उसमें से स्टार्टिंग से 75 क्वेश्चन चेक होते हैं तो आपके अगर बाद के क्वेश्चन राइट होंगे तो वो चेक होंगे ही नहीं।
इसलिए आप सिर्फ 75 क्वेश्चन, बाई मिस्टेक एक आध एक्स्ट्रा हो जाता है वो एक अलग बात है, बट आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना अटैम्प्ट करिए, काउंटिंग में 75 क्वेश्चन ही करिए। बट उसके लिए सबसे इजी एक मेथड यही है कि आप 25 जो क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं उन्हें काउंट कर लें, तो फिर जो बचेगा वो 75 पोर्शन होगा। तो अगर आपको 100 वाले नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, पर टोटल नंबर काउंटिंग में आपको 75 है। एंड लास्टली आई मस्ट से कि आप OMR में कोई मिस्टेक ना करें, उसमें वाइटनर का यूज़ ना करें और ऐसी कोई भी चीज़ उसमें गड़बड़ी ना हो, उसको प्रॉपरली और बहुत केयरफुली फिल करें। अब हम देख लेते हैं पेपर क्या था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ये स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट कई बार क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है गुप्त वंश, जो गुप्त राजवंश था उसके संस्थापक कौन थे, तो ये आपके चंद्रगुप्त थे। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, यानी कि चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी द पुरुषार्थ डज नॉट इंक्लूड। प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार अगर पुरुषार्थ की बात की जाती है तो कौन सा पुरुषार्थ नहीं है, तो आपको बताना चाहेंगे कि हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सो इसमें यश जो है ये ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं होता। तो किसी भी क्वेश्चन में जब नहीं दिया होता है तो वो बहुत केयरफुली करने होते हैं। आप कई बार नहीं जो है या नॉट ऑप्शन को देखते नहीं हैं और आंसर को सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, तो हमारी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए हमें उस चीज़ को बहुत केयरफुली पढ़ना है कि नहीं पूछा गया है। तो धर्म इसमें दिया नहीं है, बट अर्थ, काम और मोक्ष दिया हुआ है, तो ये तीनों आपके पुरुषार्थ हैं, बट यश जैसा कोई पुरुषार्थ नहीं होता। तो राइट ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविड मेंडलबॉम विच 2 concepts आर की टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। तो डेविड मेंडलबॉम एक थिंकर थे, उन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए 2 अवधारणाओं को इसकी कुंजी के समान माना है। तो स्पेसिफिकली जो डेविड मेंडलबॉम थे उन्होंने कास्ट एंड रिलीजन को बताया है, जाति और धर्म को उन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए ये 2 अवधारणाएं बताई हैं कि ये जो है ये की कंसेप्ट हमारी इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कास्ट सिस्टम भी देखने को मिलता है और रिलीजन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ड्यूमोर विच इज़ द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ड्यूमो के अनुसार भारतीय समाज का प्रमुख लक्षण क्या है। ड्यूमो जो थे स्पेसिफिकली हमारे थिंकर लुई डोमो की हायरार्की की बात करते हैं, श्रेणीबद्धता की बात करते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। इनकी बुक भी थी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, होमो हायरार्किस। इन्होंने एक बुक लिखी है होमो हायरार्किस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने हायरार्की के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Who has written the book An Introduction to Rural Sociology in India? ये जो बुक है ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है। स्पेसिफिकली ये बुक का नाम है रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, जो कि बुक है हमारे AR देसाई। AR देसाई हमारे इंडियन थिंकर थे। इनका पूरा नाम था अक्षय रमनलाल देसाई। ये इनकी बुक है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया ये बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्स एंडरसन विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न अर्बन कम्युनिटी। नेल्स एंडरसन एक थिंकर थे। नेल्स एंडरसन द्वारा बताई गई आधुनिक नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। तो जो नेल्स एंडरसन है उन्होंने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो मॉडर्न अर्बन कम्युनिटीज़ हैं उनकी नहीं बताई है। तो वो डिवीजन ऑफ लेबर की बात नहीं करते, इसका ये ऑप्शन राइट है। उन्होंने मनी और इकोनॉमी की बात की है, उन्होंने कल्चरल इन्वेंशन यानी कि सांस्कृतिक आविष्कार की बात की है, मुद्रा अर्थव्यवस्था की बात की है, और
उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और सुदृढ़ प्रशासन की भी बात की है। डिवीज़न ऑफ लेबर की जब बात आती है तो स्पेसिफिकली इसके लिए बात आपके एक थिंकर हैं इमाइल डर्कहाइम, वो बहुत ज़्यादा करते हैं। उनकी बुक भी है डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाउन मे बी डिफाइंड एज एन अर्बन सेटलमेंट विच डोमिनेट्स अ रूरल एरिया ऑफ कंसिडरेबल डायमेंशन। हु सेड दिस? ये स्पेसिफिकली डेफिनेशन है आपका, एक टर्म आप पढ़ रहे हैं अपने पेपर में, टाउन यानी कि कस्बा। तो कस्बा एक ऐसी नगरीय बस्ती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है। ये जो डेफिनेशन है ये आपके थिंकर थे ई बर्गल, ये इनकी डेफिनेशन है। फिर भी अब इन कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये डेफिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक पे बहुत सारे थिंकर डेफिनेशन देते हैं अपनी। तो इनको लर्न करने का एक तरीका होता है कि आप डेफिनेशंस को कीवर्ड के थ्रू याद कीजिए। अब टाउन पे बहुत सारे थिंकर की डेफिनेशन आप पढ़ रहे होंगे, बट सबके कीवर्ड्स अलग होंगे। जैसे इन्होंने टाउन को डिफाइन करने की बात की और इन्होंने कहा अर्बन सेटलमेंट जो कि डोमिनेट्स करता है रूरल एरिया को, जिसमें कंसिडरेबल डायमेंशंस की बात की। तो ये हमारे ई बर्गल होंगे। ऐसे ही हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना होगा अलग अलग कीवर्ड्स के थ्रू और डेफिनेशंस को लर्न करना होगा। आप इन क्वेश्चंस को एक बार फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आंसर्स को इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रेडफील्ड, which among of the following is not the characteristics of little community? रॉबर्ट रेडफील्ड हमारे एक थिंकर हैं। उन्होंने लिटिल कम्युनिटी के बारे में, उन्होंने लिटिल कम्युनिटी को बहुत डिटेल में उन्होंने लिटिल कम्युनिटी के बारे में बताया है। इवन उन्होंने विलेज को लिटिल कम्युनिटी भी कहा है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने उन्होंने लिटिल कम्युनिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। तो उसमें उन्होंने विशिष्टता, लघुता और सजातीयता यानी कि डिस्टिंक्टनेस, स्मॉलनेस और होमोजेनिटी, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। उन्होंने इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं की, उन्होंने व्यक्तिवादिता की बात नहीं की, क्योंकि जो भी गांव होते हैं वो अपने आप में विशिष्ट होते हैं, वो उन लघुता भी होती है और उनमें आपको होमोजेनिटी मिलती है। ऑन दी अदर हैंड जब बात आती है ग्रेट कम्युनिटी की या बात आती है सिटीज़ की, तो वहाँ आपको हेट्रोजेनिटी मिलती है, लेकिन गाँव में आपको एक रूपता और सजातीयता मिलती है। पर वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म आपको नहीं दिखेगा, व्यक्तिवादिता नहीं दिखती है, ऐसा हमारे रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड कॉम्पोजिशन नेबरहुड इनटू सिंगल कम्युनिटी नेबरहुड इज कॉल्ड। मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस का समान लक्षणों वाले पड़ोस में बदल जाना क्या कहलाता है? ये बेसिकली आपका घेटोइजेशन होता है, घेटोकरण होता है। जो भी एक सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जो चीज़ें होती हैं, मिश्रित विशेषताएं वाले जो नेबरहुड होता है और वो समान जो उसी के जैसा नेबरहुड वाले लोग होते हैं, उसमें वो जब चेंज हो जाता है वो उसको घेटोइजेशन कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन जब होता है, मिक्स्ड कॉम्पोजिशन एक नेबरहुड की दूसरे नेबरहुड में जब वो कन्वर्जन हो जाता है, उसी को कहते हैं घेटोइजेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, a dash is a region comprising a number of cities, large towns and other urban areas that through population growth and physical expansion have merged to form one continuous urban and industrially developed area। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कई शहर, बड़े शहर, अन्य शहरी क्षेत्र शामिल हैं, जो जनसंख्या वृद्धि और भौतिक विस्तार के माध्यम से एक निरंतर शहरी और औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र को बनाने के लिए विलय कर चुके हैं। तो ये आपका होगा नगर समूह यानी कि कन्वर्जेशन। इसका राइट आंसर होगा नगर समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकलाइजेशन। सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा जो है वो किस थिंकर की है? ये आपके थिंकर थे मैकम मैरियट।
मैक्यूमेरियट जो थिंकर हैं, इनकी ये दोनों जो कंसेप्ट हैं, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण, ये इन्होंने दिए थे। इनकी बहुत फेमस बुक है विलेज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज क्वाइंड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन विच बुक? तो विविधता में एकता मुहावरा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस पुस्तक में दिया है? तो आपने पढ़ा होगा, या आप चाइल्डहुड में पढ़ते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी बुक जो है ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, जिनको आप चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। इनकी बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें इन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में लिखा है, क्योंकि ये आपके स्पेसिफिकली सिलेबस में यूनिटी इन डाइवर्सिटी टॉपिक है, तो ये उससे भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशन कंटेन्ड इन एपिक्स रामायण एवं महाभारत आर एग्जाम्पल ऑफ? रामायण एवं महाभारत महाकाव्यों में मौजूद परंपराएं उदाहरण हैं। तो रामायण और महाभारत जो है, ये इनमें जो भी परंपराएं हैं या जो परंपराएं यूज़ होती हैं, वो किसका एग्जाम्पल कहा जा सकता है, उसका उदाहरण क्या है? तो ये आपकी ग्रेट ट्रेडिशन का एग्जाम्पल है। बृहद परंपरा का उदाहरण है। ये लघु परंपरा और बृहद परंपरा, लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन भी आपके थिंकर रॉबर्ट रेडफील्ड बताते हैं। तो ये जो रामायण और महाभारत है, ये इसमें जो जिन ट्रेडिशंस की बात की गई है, ये बृहद परंपरा का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक इंडियन विलेज? भारतीय ग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन विलेज जो बुक है, ये आपकी, इसका राइट आंसर है S.C. दुबे। ये S.C. दुबे की बुक है। इनका पूरा नाम था श्यामा चरण दुबे। आप कई बार ये क्वेश्चन सेम भी रिपीट हो जाते हैं, बट इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि और जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स आप पढ़ लें। जैसे कि इसमें M.N. श्रीनिवास को पूछा है, तो आप M.N. श्रीनिवास की बुक भी पढ़ सकते हैं। आप G.S. कुरियन की बुक, क्योंकि G.S. कुरियन को आप जानते हैं फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी हैं, तो ये ऑलरेडी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। आप इनकी बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। तो कुछ जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं उनसे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। आप उनसे रिलेटेड कंटेंट को भी पढ़ सकते हैं। ये पेपर है पुराना, इससे लेकिन आपको बहुत आइडिया लगता है क्वेश्चन का कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पुटअप हुए हैं और आगे किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मे बी ये रिपीट भी हो सकते हैं, बट नहीं तो आपको इनसे एक आइडिया लग सकता है कि किस पेपर पैटर्न किस तरीके का है और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन जो हैं वो फॉर्म हुए हैं। तो आप इसमें G.S. कुरियन और M.N. श्रीनिवास जो है, इनकी बुक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, इनको भी पढ़ लीजिए। क्योंकि जो विलेज है ये अपने आप में आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। विलेज, टाउन, सिटी आप पढ़ रहे हैं, तो विलेज से रिलेटेड बुक्स आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सपेक्टिव इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट इंडियन सोसाइटी इज यूनिक एंड द इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन कैन बी बेटर स्टडीड थ्रू टेक्स्ट? तो कौन सा परिप्रेक्ष्य इस धारणा पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और ग्रंथों के माध्यम से भारतीय सामाजिक संस्थाओं का बेहतर अध्ययन किया जा सकता है? तो ये हमारा इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इसका राइट आंसर है बी, यानी कि भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इसको भारतीय विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या भारतीय विद्या शास्त्रीय उपागम कहा जाता है। ये आपका इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। ये कहता है कि ये पर्सपेक्टिव ये कहता है कि हमारा जो इंडिया का कल्चर है वो यूनिक टाइप का कल्चर है, और इसकी अगर आपको इसकी स्टडी करनी है तो इसकी जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनको अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हम इसके कल्चर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस पर्सपेक्टिव से स्टडी आपके G.S. कुरियन, जिनको आप पढ़ते हैं, फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस पर्सपेक्टिव को यूज़ करके ही अपनी स्टडीज़ की हैं। इसके अलावा अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था डूमो से रिलेटेड। एक थिंकर आपके लॉर्ड डूमो हैं, वो भी यही पर्सपेक्टिव अपनी स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि किस थिंकर ने इस पर्सपेक्टिव को यूज़ करके स्टडी की। तो उसमें ऑप्शंस में कुरियन और डूमो है, तो फिर आपको दोनों के साथ जाना है। इन दोनों ने ही अपनी स्टडीज़ में ये क्वेश्चन ये पर्सपेक्टिव यूज़ किया है।
ऑन द अदर हैंड ये क्वेश्चन इस तरीके से भी फॉर्म हो सकता है कि घुरिये का पर्सपेक्टिव क्या था या डूमो का पर्सपेक्टिव, डूमो ने अपनी स्टडीज़ में कौन सा पर्सपेक्टिव जो है वो यूज़ किया है, उसमें भी राइट आंसर होगा आपका इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी कि भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। सो ये थे हमारे BA सेमेस्टर 2 सोशियोलॉजी के 2020 थ्रू 3 का जो एग्ज़ाम पेपर था उसके कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ऑल तो क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।